मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो बंद किया। बिस्तर के पास रखी हाथ घड़ी में रात के 3 बजे थे। थोड़ी देर पहले ही तूफान थमा था। बारिश हुई या नहीं मुझे मालूम नहीं। कुछ दूर एक कुत्ता कुछ बार भौंककर शांत हो गया। किसी और दिन होता तो ये सब ख्याल दिमाग में नहीं आते, लेकिन आज क्यों आ रहे हैं वही आपको बता रहा हूँ। बचपन से ही मेरी आदत रात 12 बजे से पहले सो जाने की है। कभी कभार के अलावा इस नियम में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले 3 दिनों से मुझे किसी भी तरह नींद नहीं आ रही है। पहले दिन नींद नहीं आई तो मैंने एक नींद की गोली भी खाई थी, कोई असर नहीं हुआ। आज दवा की खुराक थोड़ी ज्यादा थी। उम्मीद थी कि काम करेगी, फिर भी रात के 3 बजे तक पलके झपका तक नहीं पाया हूं। मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है, न ही इन दिनों मैंने कोई ज्यादा मेहनत की है। बस रात आते ही ये समस्या शुरू, नींद नहीं आती। आश्चर्य की बात, मुझे कोई खास परेशानी भी नहीं हो रही। रात में नींद ना होने पर आंखें लाल होना या सिरदर्द जैसे जो होना चाहिए उसका नामो निशान तक नहीं है। इन दिनों मुझ में कुछ बदलाव सा आया है। पता नहीं अकेले रहने के कारण है या नहीं, पर आसपास की चीजों के प्रति मेरी इंद्रियां बहुत सजाग हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी अकेला नहीं रहा। पिछले साल वसंत उत्सव के समय जब संपूर्णा शांति निकेतन गई थी, तब मैं अकेला ही था। दिन ऑफिस में और रात को घर लौटकर खाना खाकर लंबी नींद में कट जाते थे। इस बार लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। कुछ दिन हुए मुझे चिकन पॉक्स हुआ है। अभी पूरी तरह फैला नहीं है, पर छाती और पीठ मिलाकर करीब 30 फुंसियां निकल आई है। संपूर्णा को पहले पॉक्स नहीं हुआ था, इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला बीमारी मेरे शरीर में घुस गई है, मैंने उसे जबरदस्ती उसके मायके भेज दिया। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन शायद फुंसियों से डर कर वो जाने को तैयार हो गई। तब से मैं अकेला हूं और उसके साथ ये अनिद्रा। ये भी अजीब मुसीबत है। मैं हमेशा से थोड़ा नींद का शौकीन रहा हूं। 3 दिन से बिना सोए कैसे ठीक हूं, यही आश्चर्य है। जब नींद नहीं आएगी तो कमरे की लाइट ही जला लेते हैं। हमारे पास फर्नीचर बहुत कम है। 2 लोगों की गुजर बसर के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुर्सी मेज के अलावा एक अलमारी, एक दराज और एक बिस्तर है, और है लंबाई में लगभग 4 फीट और चौड़ाई में 2 फीट का एक पुराना स्टील का संदूक। शादी से पहले संपूर्णा के पिता की कोलकाता में साड़ियों की दुकान थी। एक लौती बेटी के शादी के बाद उन्होंने दुकान बेच दी और अपनी विधवा बहन के पास चले गए। उस दुकान की बची हुई साड़ियां और गहने वो संपूर्णा के पास जमा कर गए थे। वो चीजें जमा है या दान, ये मैं नहीं कह सकता। कुल मिलाकर उनका स्थान उस बड़े संदूक के भीतर है, और उसकी चाबी संपूर्णा किसी खजाने की तरह अपने पास रखती है, कभी खुद से अलग नहीं करती। इन कुछ सालों में मुझे उस संदूक के भीतर झांकने का मौका शायद 10 बार ही मिला होगा। खैर, इसके अलावा कमरे में और कोई फर्नीचर नहीं है। मैंने सुराही से पानी निकाला और गले के नीचे उतारा। बेचैनी थोड़ी कम हुई। एक लंबी सांस लेकर अंगड़ाई ली। छत पर चला जाए क्या? कमरे के अंदर बहुत उमस सी लग रही है। खिड़कियां खोली जा सकती है, पर खुली खिड़कियों की तरफ बार बार नजर चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे अभी कोई आकर खड़ा हो जाएगा। सच कहूं तो इस उम्र में पहुंचकर भी मेरा भूतों का डर गया नहीं है। टेप रिकॉर्डर हाथ में लेकर मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया। आकाश में अंगूठे के नाखून जैसा चांद निकला है। हल्की मायावी रोशनी में चारों तरफ का नजारा ढका हुआ है। एक ठंडी झीनी हवा चल रही है। सर्दी की हवा से पैरों के आपस में रगड़ने की सरसर आवाज आ रही है। मन काफी खुश हो गया। टेप रिकॉर्डर को मुंडेर पर रखकर धीरे से चला दिया। लगा कि नींद ना आकर अच्छा ही हुआ। ऐसी मायावी रात को सोकर गुजारना बेकार है। मुझे गाना सुनने का शौक तो है, पर मेरा गला बिल्कुल भी उम्मीद जगाने वाला नहीं है।
किसी के सामने गाने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तो कोई नहीं है। आसपास के घर अंधेरा आढ़े सो रहे हैं। अचानक ख्याल आया, क्यों ना एक काम किया जाए। जब टेप रिकॉर्डर साथ लाया ही हूं तो कविता रिकॉर्ड की जाए। उसमें तो बेसुरा होने का डर नहीं है। शानदार आइडिया है। एक खाली कैसेट डाली और रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। जैसे ही मेरी कविता खत्म हुई, घर के ठीक नीचे एक कुत्ता भौंक उठा। वो भी शायद रिकॉर्ड हो गया। खैर, मैंने कैसेट को रिवाइंड करके चलाया। मेरी फूटी किस्मत, टेप से कविता तो दूर, सांस आ की आवाज के अलावा कुछ नहीं निकला। चिढ़कर उसे बंद कर दिया। कल ही सर्विस सेंटर जाना होगा। नामी कंपनी की चीज होने पर भी ज्यादा दिन नहीं चलती। धत, मन खट्टा हो गया। सोच ही रहा था कि नीचे चला जाऊं, तभी लगा जैसे बगल वाले घर की छत से दुम दुम करके कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई खाली छत पर लोहे का हथौड़ा पीट रहा हो। आवाज संदिग्ध थी। कुछ दिनों से इस मोहल्ले में चोरों का आतंक शुरू हुआ है। खिड़की से हाथ के पास जो मिलता है उठा ले जाता हूँ। आवाज पड़ोस की छत से आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरी छत तो मुझे हल्की चांदनी में दिख रही थी। वहां कोई नहीं था, पर ऐसी अजीब आवाज करके कोई चोरी करेगा ऐसा नहीं लगता। मुझे उत्सुकता हुई। सोचा एक बार जाकर ही देख लूं। हमारी छत से पड़ोस की छत ज्यादा दूर नहीं है। एक लंबी छलांग लगाकर उसे आसानी से पार किया जा सकता है। मैंने पड़ोस की छत पर कूदने का फैसला किया। फिर लगा कि ये ठीक नहीं होगा। रात बिरात कई तरह की आवाज हो सकती है। ऊपर से ये अपना घर भी नहीं है, कोई मुझे ही चोर ना समझ ले। फिर सोचा नीचे जाकर भी कोई फायदा नहीं। नींद तो आएगी नहीं, उससे अच्छा एडवेंचर ही सही। बिल्कुल एक अनुभवी चोर की तरह मैं एक छलांग में इस घर से उस घर की छत पर पहुंच गया। छत पर कदम रखते ही मुझे कुछ नहीं दिखा। इधर उधर देखा तो नजर पड़ी कि छत के दूसरे कोने में कोई सफेद सी चीज पड़ी है। मैं जैसे ही उधर बढ़ा, वो अचानक फूंक करके उठी। एक मोटा बिल्ली का बच्चा। वो आराम से छत पर सो रही थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई हो ऐसा नहीं लगा, लेकिन वो दुम दुम की आवाज कहां से आ रही थी, और अब क्यों नहीं आ रही? छत से सटा एक कमरा है जो दूसरी मंजिल से ऊपर आते ही सीढ़ियों के दाईं तरफ पड़ता है। जहां तक मुझे पता है वहां कोई नहीं रहता। पहले एक बूढ़ा किराएदार रहता था। पिछले महीने खून की उल्टी करके उसकी मौत के बाद ये कमरा खाली पड़ा है। क्या आवाज वहां से ही आ रही थी? कमरे की खिड़की खुली थी। मैं उधर बढ़ा। अंदर घना अंधेरा था, लगभग कुछ नहीं दिख रहा था। मैं खिड़की के पास अपना चेहरा ले गया। कान लगाकर सुना तो अंदर से एक अजीब आवाज आ रही थी, जैसे दांतों से कोई सख्त चीज चबाने की आवाज हो। लेकिन इतनी जोर से कोई इंसान खाता है ये मुझे मालूम नहीं था। आवाज को समझना मुश्किल था, पर इतनी जोर की आवाज होने के बावजूद घर के किसी सदस्य की नींद नहीं खुली। मैं खिड़की के पास से हट गया। पता नहीं कितने बज रहे हैं, 3:30 तो जरूर बज गए होंगे। सोचा अब घर लौट जाऊं, और ये सवाल आते ही मुझे हंसी आ गई। इस गहरी रात में अपना घर छोड़कर दूसरों की छत पर कूदकर खिड़की के अंदर झांकते हुए अगर कोई मुझे देख ले तो पक्का चोर समझेगा। मैं अपनी ही पागलपंती पर खुद हैरान हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरी नसें अचानक कुछ ज्यादा ही सजग हो गई है। शायद इसीलिए रात को नींद नहीं आती। इसका कुछ इंतजाम करना होगा। कल ही मुझे जो चिकन पॉक्स हुआ है वो अभी बाहर से देखकर समझ नहीं आता, फिर भी बाहर निकलने का मन नहीं करता। फोन करके डॉक्टर को घर बुला लेना ही बेहतर है। इस तरह बिना सोए और दूसरों के घर में झांकते हुए और कितने दिन चलेगा? देखते ही देखते कहीं सचमुच चोर ना बन जाऊं। मैं खिड़की छोड़कर मुंडेर की तरफ बढ़ा ही था कि अंदर से नींद भरी आवाज में कोई चिल्लाया, कौन कौन है वहां? लो, अब फंसी।
कमरे में शायद कोई था। मेरा हाथ खिड़की पर लगा जिससे आवाज हुई और वो आदमी जग गया। आवाज सुनकर वो कोई जाना पहचाना नहीं लगा। अब क्या किया जाए? अगर पकड़ लिया तो पक्का चोर समझेगा। दौड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आए तो छत पर ही कहीं खुद को छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कहाँ छिपूं? वैसे कोई जगह तो नहीं है। अचानक याद आया कि छत के कमरे के पीछे एक छोटी सी खो जैसी जगह थी, एक इंसान के खड़े होने लायक जगह। दिन का समय होता तो वहां छिपने का सोचता भी नहीं, पर रात का अंधेरा अभी छटा नहीं है और चांद भी आसमान की इस तरफ नहीं था। इसीलिए वो खो के अंदर घुसकर खड़े होने पर एक उम्मीद थी कि वो आदमी ध्यान ना दे। दरवाजे पर आवाज सुनकर समझ गया कि वो कुंडली खोल रहा है। ये तरीका खुद को पसंद नहीं आया, पर और कोई रास्ता ना देख मैंने वही किया। सीना डर के मारे ठंडा पड़ गया है। अगर उसने देख लिया तो भारी बदनामी होगी, ना केवल आज की बल्कि इस मोहल्ले में हाल ही में जितनी चोरियां हुई है सबका इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया जाएगा। तभी नाक में एक अजीब बदबू आई, बहुत हल्की पर जैसे जानी पहचानी सी। इधर वो आदमी छत के चारों तरफ घूमकर देख रहा है। सीमेंट के फर्श पर उसके पैरों की खस खस सुनाई दे रही थी। अब आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब वो इधर ही आ रहा है। मुझे अपनी दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। मैंने और अंदर सिमटने की कोशिश की, पर जगह नहीं थी। खो इतनी छोटी थी कि मेरा एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था। वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मेरे दोनों घुटने कांप रहे थे। मैं किसी तरह पिछले की दीवार से सटकर खड़ा था। वो आदमी मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। गनीमत थी कि उसके हाथों में टॉर्च नहीं थी। फिर अचानक वो आदमी मुड़ा और मेरी तरफ देखकर ठिठक गया। मैंने भी डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो शांत रहा। मैंने एक आंख खोलकर देखा। वो आदमी बड़बड़ाते हुए वापस जा रहा था। ओह, ये मोहल्ला तो चोरों का अड्डा बन गया है। कुछ इंतजाम करना ही होगा। कल सुबह जाकर सोसाइटी में शिकायत करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसने मुझे नहीं देखा। अंधेरे की चादर ने मुझे किसी तरह बचा लिया। बड़बड़ाते हुए वो आदमी लौट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पसीने के साथ बुखार उतर गया हो। बदनामी का ऐसा डर मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा। बहुत बड़ी सीख मिली है। अब से पड़ोस के घर में बम भी गिरे तो बाहर नहीं निकलूंगा। दबे पांव मैं उस खो से बाहर निकल आया। तनाव कम होते ही महसूस किया कि वो बदबू पहले से बढ़ गई है। क्या कहीं कोई चूहा वूहा मर गया है क्या? मैं फिर से मुंडेर फांद कर अपनी छत पर आ गया। अब जाकर चैन आया। अपनी छत, यहाँ चाहे जितना घूमो किसी को कुछ कहने का हक नहीं। पर मेरा अब और देर ऊपर रहने का मन नहीं हुआ। टेप रिकॉर्डर हाथ में लिया और सीढ़ियों से नीचे आ गया। वो बदबू लेकिन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अगर अभी इसके स्रोत का पता नहीं लगाया तो नींद तो क्या, कल पूरे दिन घर में टिकना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कमरे के चारों तरफ ढूंढा। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। अचानक एक चीज पर नजर पड़ते ही मेरा गला सूख कर ठंडा पड़ गया। बगल के कमरे की खिड़की का एक पल्ला मैंने खुला छोड़ा था। अब वो बंद है। सिर्फ बंद ही नहीं बल्कि अंदर से कुंडली लगी है। किसने बंद किया? कमरे में तो कोई नहीं था। बाहर से किसी का घुसना भी मुमकिन नहीं, जब तक कि कोई छत के रास्ते ना आया हो। पर वो कैसे? ये सोचते ही मेरा डर और बढ़ गया। मैं पड़ोस की छत पर था। उसी समय कोई मेरे कमरे में घुसा है, और अगर घुसा है तो वो अब तक बाहर निकला या नहीं मुझे नहीं पता। अगर चोर है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे कमरे में कीमती कुछ भी नहीं है सिवाय उस संदूक के गहने के। पर उसकी चाबी भी तो मेरे पास नहीं है। वो तो संपूर्णा के बैग में रहती है। मैंने लाइट नहीं जलाई।
चोर के पास हथियार है या नहीं मुझे नहीं पता, इसीलिए आमना सामना करने में मेरा कोई फायदा नहीं। पहले की तरह ही बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद का नाटक करने लगा। अचानक एक जाना पहचाना गला सुनकर मैं चौंक गया। संपूर्णा! इतनी रात को वो बगल के कमरे में क्या कर रही है? उसे तो यहाँ होना नहीं चाहिए, और अगर वो यहाँ आई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? आधी रात को छत फांद कर धत, ये मेरा वहम है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही समझ गया कि वो वहम नहीं था। वो धीरे से मेरे कमरे में दाखिल हुई, एक काली साड़ी में पूरा शरीर ढका हुआ, आंचल सिर के पीछे से लपेटा हुआ, ताकि जरूरत पड़ने पर उससे मुंह ढका जा सके। मैं चुपचाप लाश की तरह पड़ा था, उठा नहीं, देखता संपूर्णा क्या करती है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ याद नहीं आ रहा। संपूर्णा ने मेरी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। उसने अपने हैंडबैग से संदूक की चाबी निकाली। मेरी इस हालत में भी मुझे हंसी आ गई। हे भगवान, अपनी ही चीज आधी रात को चोरी करने आई है। लेकिन अचानक एक बात का एहसास होते ही मेरा दिल करीब आधे मिनट के लिए रुक गया। याद आ गया, बहुत धुंधली कटी फटी तस्वीरों जैसे कुछ दृश्य। नहीं, दृश्य नहीं, एक एहसास। वो दृश्य शायद मेरी कल्पना थे। मैं टेप रिकॉर्डर लेकर उठ खड़ा हुआ, एक एक कदम बढ़ाते हुए बगल के कमरे में गया। संपूर्णा अभी भी संदूक खोलने में मग्न थी। थोड़ी देर पहले छत पर जो कविता रिकॉर्ड की थी, वो कैसेट डालकर मैंने प्ले बटन दबा दिया। फिर से वही सा सा की आवाज। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर मेरा मकसद वो नहीं था। मैं आखिरी हिस्से का इंतजार कर रहा था। वो आवाज कुछ देर चलने के बाद उस खराब टेप रिकॉर्डर के भीतर से अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज निकली। इसका मतलब सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, बस मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों? मैं अब हैरान नहीं हुआ। बगल के कमरे में आ गया। अब तक संपूर्णा ने संदूक खोल लिया था। मेरी अनिद्रा, मेरी नसों की अति सक्रियता, अंधेरे में घुल जाने की मेरी ताकत, मेरी आवाज का रिकॉर्ड ना होना, इन सब सवालों का जवाब उस संदूक के भीतर था। अंदर साड़ियां नहीं थी, गहने नहीं थे। उसके भीतर हाथ पैर मोड़े हुए, सिकोड़ कर रखी हुई एक लाश थी। मेरी लाश, 3 दिन से रखी हुई लाश, पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी, जगह जगह सड़न शुरू हो गई थी। वो बदबू जाहिर है कि किसी और को अभी नहीं आनी चाहिए थी, कम से कम 1-2 दिन तो नहीं। मैं स्थिर खड़ा होकर देखने लगा। एक काले कपड़े में मृत शरीर को लपेटकर संपूर्णा धीरे से सावधानी के साथ कमरे की चाबी खोल रही है। मैं कुछ कहना चाहकर भी कह नहीं पाया। उसके सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मैं दौड़कर छत पर आ गया। काले कपड़े में लिपटी हुई देह को उसने एक गाड़ी के पीछे रखा। मैं छत के मुंडेर पकड़कर एकटक देखने लगा। धीरे धीरे मेरे सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी। मेरे बर्फ हो चुके मन को किसी गहराई से एक अजीब अंधेरा आकर मुझे निगल रहा है। मुझे किसी अनजान समय की ओर ले जा रहा है।